हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट दिसंबर 2022 तो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग सीडीपी और हिंदी का मैराथन देखेंगे। सीडीपी और हिंदी, ठीक है। 45 क्वेश्चन, ये हमारा 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए होगा, दोनों पेपर के लिए होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, आइए हम लोग सीखते हैं, जानते हैं। और ये जो होगा PYQ है, ठीक है। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और उस पर ही हम लोग देखेंगे आज मैराथन। पहला कह रहा है क्या कि बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। इस सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन जो सही होते हैं, तो विकास शरीर के केंद्र भाग से बाहर की तरफ होता है। जी सत्य है, जो होता है विकास होता है शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की तरफ होता है। दूसरा कह रहा है कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। जी यहाँ पर नहीं दिया इसलिए नहीं होता है। अगला है, ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्र के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इसलिए गलत है। कह कि विकास पूर्णतः संख्यात्मक और इसे सटीक रूप में पाया जाता है, नहीं सटीक रूप में नहीं पाया जाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की तरफ होता है। अगला देखिए 2 नंबर कह रहा है कि बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है, ठीक है। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है, तो ये केवल आनुवंशिकता से नहीं होता है, गलत। और केवल पर्यावरण से नहीं, ये भी गलत है। अरे आनुवंशिकता या पर्यावरण दोनों से, ठीक है, यानी कि 2 का 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा, ठीक है, यहाँ जब हमारा केवल दिया हुआ है कि केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है, नहीं गलती है। कारण कि अधिगमकर्ता यानी जो सीखते हैं अधिगमकर्ता, उसके लिए क्या करता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। क्या चीज, एक प्रगतिशील की शिक्षा या प्रगतिशील कक्षा, ठीक है। उसमें हम लोग बच्चे को सिखाते हैं, तो कभी भी प्राथमिक लेवल या 68 पर अंक उन्मुख होता है, अंक के बारे में नहीं सिखाते, उन्मुख नहीं होता है, ये मेहनत। अगला कर रहा है डी नंबर ऑप्शन कि अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्भरता होता है, नहीं ये नहीं होता है, यानी कि 3 का होगा हमारा बी नंबर। आगे देखिए, अगला कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना जिस चरण में को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है प्रथम पूर्व चरण, ये हमारा है सत्य है, ठीक है, ए नंबर। अमूर्त, हाँ संक्रियात्मक चरण नहीं होता है। और प्रथागत चरण जो होता है ये भी नहीं होता है। और उत्तर प्रथागत चरण जो होता है ये भी नहीं होता है। ये हम प्रथागत पूर्व चरण इसलिए होता है क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए अपना अनुसार जो दिया था, करे कि सजा टालने के लिए नियम का पालन करना प्रथा पूर्व चरण है, ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज होता है को दर्शाया जाता है। इस स्तर पर क्या होता है कि बालक अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में चिंतन करते हैं, ठीक है, और नैतिक दुविधाओं से युक्त प्रश्नों पर उनके उत्तर प्राय उनको होने वाले लाभ या हानि पर आधारित होते हैं, ठीक। अब कहता है इसमें क्या, बालक क्या सोचता है कि नैतिक कार्य अच्छे या बुरे कार्यों में निहित होते हैं, न कि अच्छे बुरे व्यक्तियों में। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इसे बोला गया कि स्टेज के लिए कि सामाजिक व सांस्कृतिक नियम जैसे अच्छा बुरा सही गलत आदि की व्याख्या मिलने वाले दंड पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक समर्थन अथवा होने वाले अस्थूल परिणामों से आंकी जाती है, किसमें, प्रथापूर्व चरण में, ठीक है। इस स्तर पर होने वाले नैतिक विकास को निम्नलिखित 3 उप सोपानों में बांटा गया है। पहला हमारा जो होता है आत्म केंद्रित निर्णय, ठीक है, ईगोसेंट्रिक जस्टिस होता है, ये होता है। दूसरा हमारा दंड आज्ञा पालन उन्मुखता, और तीसरा होता है यांत्रिक सापेक्ष उन्मुखता, ये हमारा प्रथम पूर्व चरण के बारे में है। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं 5 नंबर, ये कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया को
सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है, यानी कि अधिगम सिखाने के प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को कौन सी प्रक्रिया सिखानी चाहिए इसके बारे में कर रहा है, जिसमें संकल्पनाओं पर प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर नहीं, सरलता से जटिलता हो, जटिलता सरलता नहीं होता है। कि जो अब सारे चिंतन को प्राथमिकता दे, ये भी नहीं होता है। कह रहा है कि जो विभिन्न संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजने का महत्व दे, ये हमारा होता है सही। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया में सुसाध्य करने का मतलब ये होता है कि अध्यापका जो होती है, जो सिखाने वाले शिक्षक जो होते हैं, ऐसे तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें विभिन्न संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजने के महत्व दे बच्चे को। ठीक है, अगला कह रहा है कि जो विद्यार्थी के बीच प्रतिस्पर्धा रूप संस्कृति पैदा करे, नहीं ये गलत है, ये नहीं होगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है क्या कि लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की की सिद्धांत मुख्यतः करता है, माने क्या करता है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत जो दिए हैं मुख्यतः कौन सी पे, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो इन्होंने अनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव को, ये गलत है, ये सिद्धांत में नहीं आता है। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण के योगदान को, ये हमारा लेव वाइगोत्स्की दिए सामाजिक संस्कृति के बारे में, इसीलिए हमारा छठा का पहला दूसरा नंबर आंसर सत्य है। सामाजिक जीव परिस्थिति मंडल को, ये गलत है। और अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को, ये भी गलत है। अगला 7 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापिका अधिकांशतः लड़कियों से सवाल पूछ रहा है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है कि, और लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं पूछ रहा है। इसका कहने का अर्थ यह है कि अध्यापक एक जो है क्रिकेट एक टॉपिक है, उस पर वार्तालाप कर रहे हैं, बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसके दौरान लड़कों से सवाल पूछ रहे हैं और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है, इसको बताना है कि किस लिए उदाहरण दे रहे हैं। तो जेंडर सशक्तिकरण नहीं, जेंडर पक्षपात पे ये उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, जेंडर पक्षपात हो रहा है क्योंकि बॉय और गर्ल के बारे में, लड़का लड़की के बारे में बात हो रहा है। अब कह रहे हैं कि जेंडर प्रासंगिकता या संबद्धता, ये गलत है। जेंडर धमकी, ये भी गलत है, यानी 7 नंबर का आंसर होगा 2 नंबर, जेंडर पक्षपात। आते हैं अगला 8 नंबर क्वेश्चन है कि बाल विकास कक्षा में, ठीक है, बाल केंद्रित जो कक्षा होती है उसमें बाल विकास जब हम पढ़ाते हैं बाल केंद्रित कक्षा में, ठीक है, तो एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। ठीक है, देखते हैं किसको, निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षा को, नहीं गलत है, निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षा को नहीं देती है। अगला क्या कह रहा है कि ज्ञान के सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, ये हमारा सत्य है कि बाल केंद्रित जब कक्षा होता है तो उसमें क्या किया जाता है कि इसमें ज्ञान यानी खोजने के लिए सक्रिय रहना जरूरी है, उस संरचना प्रक्रिया को दिया जाता है। कारण किसी तरह से पाठ्यक्रम में समापन को, माने किस तरह से पाठ्यक्रम पूरा करा दे उसके लिए नहीं। अगला क्वेश्चन है दंड आधारित कठोर अनुशंसा पद्धतियों को, ये भी नहीं होता है। पहला 8 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बच्चे के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो प्राथमिक कारक में कौन आते हैं, देखिए, कारक पुस्तक और पत्रिका, निकटतम परिवार, माता पिता का कार्यस्थल, अस्पताल के कर्मचारी, ये नहीं होते हैं। देखते हैं कौन होता है इसमें, तो इसमें हमारा होता है निकटतम परिवार, जानते हैं प्राथमिक समाजीकरण में आता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा उस समूह यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समानुरूप है, माने किसमें मूर्त संक्रियात्मक के बारे में पूछ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, जन्म से 2 बरिस, गलत है। और करा क्या कि 2 से 7 बरस, ये भी गलत है। 7 से 11, ये हमारा सत्य है। किसमें आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, ये अमूर्त में आता है, ये भी गलत है। यानी कि 10 के सी नंबर ऑप्शन होगा। 11 नंबर देखते हैं। 11 कह रहा है कि आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है, जी, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न
गतियों, ठीक है, और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो, ठीक है, देखते हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए समान होगा, जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान होगा। ऐसे नहीं आप कह रहे हैं केवल वस्तुनिष्ठ, ये भी नहीं होगा। कह रहा कि बच्चे के सीखने के तरीके से संबंधित न, ये भी नहीं होगा। कह रहा कि आकलन के अलग अलग तरीके पर आधारित हो, ये हम अपनाते हैं किसमें, गति और अलग अलग तरीकों में। ये 11 नंबर का डी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 कह रहा है कि ले वाइगोस्की, ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ, ठीक है, प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है, ठीक है। इसमें क्या होगा देखते हैं। पहला कह रहा है कि समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, नहीं, बच्चे को निर्देश नहीं देना है। करे गलत जवाब पर बच्चे को दंडित करना, ये भी नहीं होगा। करे कि समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चा किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारे देना, हमारा ये सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। प्रक्रिया में अधिगम एक पुनः अहस्तक्षेप हो, ये गलत है, यानी 12 का सी होगा। 13 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि निम्नलिखित कथन में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है, माने कि कौन सा कथन सही है, इसके बारे में देखते हैं। तो कह रहा है कि बुद्धिमत्ता को केवल देखकर काट दीजिए। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं है, होती है, कहीं भी काट दीजिए। कह रहा है कि एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है, गलत है। कह रहा कि बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 13 का डी सत्य है। 14 नंबर देखते हैं। 14 कह रहा है क्या कि एक घोड़े को देखकर तक 3 वर्षीय बालिका चिहित होकर बोली, वह इतना बड़ा कुत्ता, ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा आत्मसातीकरण और समावेशन, इसका हमारा उदाहरण है आत्मसातीकरण और समावेशन। प्रतीकात्मकता का नहीं है, अस्थागत अनुकरण का भी नहीं है, पदार्थ अस्थायित्व का भी नहीं है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एक घोड़े को देखकर 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो बालिका की यह प्रतिक्रिया आत्मसातीकरण या समावेशन का उदाहरण होता है, यानी देखने के बाद वैसे धारण कर लेती है। आत्मसातीकरण से तात्पर्य पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना क्या कहता है, आत्मसातीकरण कहलाता है। दूसरे शब्द में बच्चे में पहले से विद्यमान स्कीमा या मानसिक या बौद्धिक संरचना में नई सूचना या जानकारी जोड़ लेने या व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में बच्चा अपने ज्ञात या विद्यमान स्कीमा में नवीन अनुभवों को आसानी से समावेशित कर देता है। ये हमारा इसका मतलब हुआ आत्मसातीकरण और समावेशन। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि भाषा और विचार पर ले वाइगोस्की क्या सुझाते हैं, इसके बारे में देखिए। कह रहा कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, सही बात है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। आगे देखिए, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, ये गलत है। कह रहे भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, संबंध होती है, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, ये भी गलत है, यानी कि 15 का ए सत्य है। 16 नंबर देखते हैं।
कह रहा है कि बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ये हम देखते हैं। पहला दिया है अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, तो अन्वेषण यानी खोज के प्रोत्साहित करके हम लोग सृजनात्मकता को सुसाध्य किया जा सकता है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा द्वारा नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा होता है। लगातार अभ्यास और दोहरा कर, ये भी नहीं होता है। केवल अनुकरण करके, ये भी नहीं होता है। 16 का ए सत्य है। 17 देखते हैं। कह कि गुणज वैकल्प सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है। इसका मतलब होता है कि गणितीय विषय असतता से गलत है, इससे नहीं होता है। दूसरे के प्रकरणों या इरादों के समझने में प्रभावित होता है, नहीं, गलत है। संगीतीय योग्यता से, ये भी नहीं होता है। गुणज वैकल्प जो होता है गणित के माध्यम से जो होता है, देखिए गणितीय संकल्पना के अधिगम में कठिनाई से होता है। गणितीय संकल्पना के अधिगम में कठिनाई से हमारा इसका तात्पर्य है। अगला देखते हैं 18 नंबर। कह रहा है क्या कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालय, कौन सा विद्यालय, तो निजी विद्यालय में आर्थिक रूप कमजोर वर्ग के विद्यार्थी के दाखिला हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इस क्षेत्र के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो 18 नंबर का देखते हैं क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि भेदभावात्मक नहीं होता है। अगला करें कि अलगावात्मक यानी अलग करके, ये भी नहीं होता है। समानता पर आधारित, ये भी नहीं होता है। सामान्यता पर आधारित, समानता नहीं, सामान्यता पर आधारित, यानी सी नंबर ऑप्शन सत्य है। 19 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। केवल शाब्दिक होता है, नहीं, केवल दृश्य रूप में, ये भी नहीं है। कह रहा है कि केवल मौखिक रूप में, ये भी नहीं, यानी केवल और तीनों को ठीक है, तो बच गया क्या, बहुलक रूप में यानी बहुभाषिक रूप में। इसका मतलब ये होता है ऑप्शन नंबर 19 का डी। 20 देखते हैं। 20 कह रहा है क्या कि शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांगता बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। केवल व्यवसायिक शिक्षा नहीं, केवल व्यवसायिक शिक्षा नहीं होती है, इसमें हमारा होती है समावेशी शिक्षा, सभी को एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाता है। ये सम्मिलित एकीकृत शिक्षा नहीं होता है। अलगावी शिक्षा नहीं होती है। 21 नंबर देखिए। ये कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत चुनना है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, सत्य है। कह रहा कि अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि और गलतियां अप्रासंगिक होती है, नहीं, यही हमारा गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सत्य है। अगला देखते हैं कि अधिगम प्रक्रिया में एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित होती है। ये दोनों तो व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक दोनों होता है अधिगम में। अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 21 का बी होगा। 22 नंबर चलते हैं। 22 कह रहा है क्या कि बच्चों को बारंबार यह बोलने से कि अधिगम के लिए योग्य नहीं है, मतलब वो बच्चा लड़का अधिगम के लिए योग्य नहीं है, किस संभावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएंगे, इसी के लिए हम बढ़ावा नहीं कर रहे हैं। कह रहे कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है, ऐसा बात बोल रहा है, तो ये हमारा पहला नंबर ऑप्शन सत्य है। अधिगम की गति में तेजी आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर योग्य होना चाहिए, यहाँ पर नहीं कर रहा है, तो ये तो सत्य है, लेकिन नहीं के चलते हमारा ए नंबर सत्य होगा। बच्चे के प्रति अभिप्रेरित होना, ये भी सत्य हो जाएगा, ये भी सत्य है, कारण बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सत्य है, लेकिन ऑप्शन हमारा नहीं में है, इस वजह से हमारा ऑप्शन ए सत्य है 22 का। 23 नंबर चलते हैं। कह रहा है कि समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, बढ़ावा दिया जा सकता है, ये 23 नंबर देते हैं।
तो उपकरण सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर, जी ये देख रहे हैं समस्या समाधान, कोई भी समस्या समाधान कौशल हो उसको किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, मतलब कि उपकरण या कोई सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर, नहीं गलत है। समस्या को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके, ये भी नहीं, ये भी गलत है। समस्या को वैकल्पिक तरीके से मानकर, ये सत्य है। यंत्रवत याद करके, ये गलत है। यानी कि 23 नंबर का है कि समस्या के वैकल्पिक, एक से अधिक विकल्प देकर उसे तरीका से अपनाकर उसको मान लेना चाहिए, वैसे कौशल को समाधान करना चाहिए। 24 नंबर देखिए, कह रहा है क्या कि प्राथमिक कक्षा में संकल्प, ठीक है, अध्ययन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और VBI भी अपना इसको नोट कर लीजिए। तो 24 का हमारा देखते हैं क्या होगा कि संकेत चित्र और मूर्त सामग्री, नहीं ये गलत है। और ये चित्र संकेत और मूर्त सामग्री, ये भी गलत है। संकेत मूर्त चित्र सामग्री नहीं, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सत्य होगा कि मूर्त सामग्री पहले बच्चे को 1 to 5 प्राथमिक स्तर पर दिखाते हैं, उसके बाद उसका चित्र, उसके बाद उसका संकेत। ऑप्शन नंबर डी सत्य है। 25 देखते हैं। 25 कह रहा है क्या कि बच्चे के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। प्रवणता, अभिमुखी अधिगम, यह वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण के लिए किस तरह, मतलब कि किस तरह का होना चाहिए, यही पूछ रहा है 25 में। ये कैसा होना चाहिए, ध्यान दीजिए। ये हमारा जो होना चाहिए, क्या प्रदर्शन अभिमुखी होना चाहिए, नहीं प्रदर्शन अभिमुखी नहीं होना चाहिए। स्पर्धात्मक और व्यक्तिगत परख होना चाहिए, नहीं ऐसे बच्चा नहीं समझेंगे। अध्यापन प्रधान होना चाहिए, नहीं। सकारात्मक होना चाहिए और सहयोगात्मक होना चाहिए हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सत्य है 25 का। 26 देखते हैं। 26 कह रहा है कि अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो परीक्षा ही अधिगम का चरण लक्ष्य है, नहीं परीक्षा हम 1 to 5 में नहीं कराते हैं। और कह रहा है क्या कि अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, ये भी गलत है। सक्रिय प्रक्रिया, निष्क्रिय नहीं है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भाव का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गलत, इसलिए नहीं कह रहा है, जो कि पड़ता है, गलत है। सी नंबर भी। डी नंबर देखते हैं। कह रहा कि अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर डी सत्य है। आइए 26 का डी होगा। 27 नंबर देखते हैं। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश 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 की महत्व पर जोर देती है। कौन से डैश की महत्व पर जोर देती है, इसको देखेंगे हम लोग। तो पारस्परिक क्रियाओं के महत्व पर जोर देती है, ठीक है। पुरस्कार दंड नहीं होता है, अनुवंशिकता नहीं होता है, और अनियमित या अटकल शिक्षा सत्य उपागम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर है 27 का सत्य है। 28 देखते हैं। 28 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्मक यानी घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिलान युग्म है, ठीक है। इसको हम लोग चुनते हैं। कह रहा है कि आत्म परितोषण, या इसको मिलाया गया है बाह्य अभिप्रेरणा से, ये तो नहीं होगा। अगला ऑप्शन देख रहे हैं, जिज्ञासा और आंतरिक अभिप्रेरणा, ये तो सही है, जिज्ञासा और आंतरिक अभिप्रेरणा। आगे देखते हैं। नगद पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा होता है, गलत है। रुचि बाह्य अभिप्रेरणा होती है, नहीं गलत है। कह रहा है जिज्ञासा जो होती है आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, यही हमारा सत्य है। 28 का बी नंबर। 29 देखते हैं। 29 कह रहा है क्या कि विद्यार्थी में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापक को डाल दिया गया है। छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सिखाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, केवल कर दीजिए संकल्पना
संकल्पों के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरणों को क्या करना चाहिए कि देकर समझाना चाहिए, देकर सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहे हैं क्या कि सी नंबर, जो प्रस्तुत किया गया और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों से में संबंध स्थापित करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सही भी है। ठीक है, अगला डी नंबर ऑप्शन कह रहा है क्या कि अध्यापक की व्याख्या विधि ही नहीं, गलत कर दीजिए, क्योंकि 1 to 5 में व्याख्या पर ही सीमित रहना चाहिए, व्याख्यान विधि पर ही सीमित रहना चाहिए, ये नहीं होता है। यानी 29 नंबर का सी सही है। 30 आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला दिया है अभिप्रेरणा, दूसरा दिया है ये सत्य है, दूसरा सामाजिक संदर्भ ये भी सत्य है, संवेग ये भी सत्य है, शिक्षा शास्त्रीय उपागम ये भी सत्य है। यानी 23 का डी नंबर ऑप्शन होगा सभी, 1 2 3 4 5 सभी। अब हम चलते हैं हिंदी पर। हिंदी का शिक्षण देखते हैं। हिंदी का शिक्षण है कि सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। सभी बच्चे उन गतिविधियों के द्वारा क्या होते हैं? अभिप्रेरित होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन, जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। कभी भी नहीं होगा, जिनकी योजना वयस्कों के द्वारा बनाई जाती है उस पर होती है। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है क्या कि जिनकी योजना बच्चे द्वारा बनाई जाती है। हाँ, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। पहला तो वयस्क द्वारा गलत, और जिनकी योजना बच्चे द्वारा, ये भी गलत। जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होती है ये सत्य है। सभी बच्चे उन गतिविधियों पर अभिप्रेरित होते हैं जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण है, इस पर बच्चे सीखते हैं। जो अध्यापक के लिए अर्थपूर्ण है नहीं। जब बच्चे के बारे में पूछा है तो बच्चे के लिए ही गतिविधि ये क्या होनी चाहिए? अर्थपूर्ण होने चाहिए। 6 का सी नंबर होगा। 107 देखते हैं। कहा कि प्राथमिक स्तर पर किस गतिविधि या किस खेल के लिए अनुमोदित दिए जाना चाहिए? मतलब किस गतिविधि और किस खेल के लिए अनुमोदित दिए जाना चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में, बच्चों की घर की भाषा में और मातृभाषा में जो हमारा देना चाहिए गतिविधि और खेल के बारे में अन्वेषण बताना चाहिए। 1 to 5 में यह सत्य होता है। द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में नहीं, गलत है। विद्यालय की भाषा या राज्य भाषा में, ये भी गलत है। शिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम से, ये भी गलत है। 1 to 5 में घर की भाषा और मातृभाषा में बच्चे को सिखाना चाहिए। 107 के ए होगा, सत्य है। 108 नंबर चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन कथन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? नहीं के बारे में पूछ रहा है। इसमें चुनना है कि कविता, गीत, मंत्र के वे तरीके हैं जिनसे बच्चे, देखते हैं क्या करते हैं, तो शब्द, वाक्य, संरचना रटते हैं, गलत है। उच्चारण का अभ्यास करते हैं, ये भी गलत है। विषय वस्तु के माध्यम से क्या करते हैं? व्याकरण सीखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और ये सही भी है कि कविता हो गया, गीत हो गया, मंत्र के तरीके से जिनसे बच्चे विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। अगला है कि शब्द संपदा बढ़ाते हैं, ये गलत है। 109 नंबर देखते हैं। 109 कह रहा है कि शिक्षक बच्चे का आकलन करता है या करती है। ठीक है, किस तरीके से या किस माध्यम से, इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है कि यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन भाषा श्रेष्ठतम उपयोग करते हैं, यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन भाषा जो होता है श्रेष्ठतम उपयोग करते हैं, इसलिए नहीं, गलत है। यह पता लगाने के लिए कि बच्चे को सीखने में कहाँ कमी आ रही है, गलत है। बच्चे को उनके आगे अधिगम के लिए, माने कह रहा है क्या कि बच्चे को उनके आगे के अधिगम के लिए
सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए होने चाहिए। ये आकलन की कोडिंग आता है, आकलन के तरह में आता है। बच्चे उसकी सहपाठी की तुलना करने के लिए, ये भी गलत है, यानी 109 का सी होगा। 110 देखते हैं। 110 कह रहा है कि द्विभाषा बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? तो संकेत बदलना कहते हैं, ठीक है, संकेत मिश्रित करना कहते हैं, बहुभाषिकता कहते हैं, दक्षता स्तर कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं संकेत बदलना। ऑप्शन नंबर 110 के पहला सत्य है। 111 बच्चे अपने लिखने की शुरुआत करें कि बच्चे अपने लिखने के शुरुआती यानी कि यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं। ये चिन्ह कहलाता है, क्या कहलाता है? 11 नंबर चित्रकारी कहलाता है, गलत। यह कहलाता है कीरम काटी या स्क्रिबलिंग कहलाता है। इसको ऑप्शन नंबर 111 के भी सत्य होगा, क्योंकि स्वयं की वर्तनी नहीं होगा, ठीक है, लिखना भी नहीं होगा, हमारा होगा ये स्क्रिबलिंग, ऑप्शन नंबर बी। 12 चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कौशल बच्चे को उन हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा? ठीक है, तो कौन सा करेगा? तो अलमारी में कपड़े को फैलाना नहीं, गलत है। कुछ छलका देना, ये भी नहीं होगा। तिलिया उठा देना, ये भी नहीं होगा। धागे में मनक पिरोना, इसके मतलब कोई क्या है, धागों में मनक पिरोना, यानी कि ये हमारा सत्य है। कितना नंबर का? हस्त लेखन के अकॉर्डिंग आएगा, 12 नंबर के डी। 13 चलते हैं। 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? इसको देखना है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है पुस्तक चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा है क्या कि चित्र अपरिचित या याद किए जा सकने वाले संदर्भ में भाषा को समझने में मदद करते हैं। ये बात तो सही है, मदद करते हैं। कह रहा कि चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपनी आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलाने में सहायता करता है। ये जरूरी नहीं कि सहायता करता है। आगे देखते हैं। बच्चे की दृश्य साक्षरता विकसित करता है, नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसको देखते हैं। चित्र बनाने वाले शिक्षक की कला या संदर्भ की सराहना करता है, ये भी नहीं। ए नंबर ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि चित्र अपरिचित या कोई भी अपरिचित जो चित्र होता है या याद किए जा सकने वाले संदर्भ में भाषा को समझने में मदद करते हैं, इसीलिए हमारा ए 13 का सत्य है। 14 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि कहानियां बच्चे को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनसे डैश विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो कौन सी विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है? तो चुनेंगे हम लोग साहित्य की सराहना बोध। ये तो सत्य है कि प्रोत्साहित की जाती है साहित्य के बारे में सिखाकर बच्चे को अधिगम के अकॉर्डिंग आनंद लेने के लिए। कह रहा कि भाषा के रूप को, गलत है। जीवन कौशल को, ये भी गलत है। गत्यात्मक कौशल को, ये भी गलत है। यानी 114 का साहित्य की सराहना बोध, ये हमारा सत्य है। 115 कह रहा है क्या कि बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा यह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन किसने कहा? ठीक है, यह कथन किसने कहा? तो ये भाषा के बारे में और जैविक यानी प्रकृति के बारे में, समाज के बारे में बात बताया जा रहा है। तो B.F. स्किनर नहीं, गलत है। नम चोम्स्की ने कहा, ये बात जो बात बोली है नम चोम्स्की के द्वारा बोला गया है, न कि जीन पियाजे और न कि वाइगोत्स्की के बारे में, ठीक है। 115 के बी। 116 प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, नहीं चुनना है 116 का, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही नहीं है।
पहला ऑप्शन है कि वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना यह सत्य है। नहीं, वस्तु प्रस्तुत करना नहीं। अगला देते हैं संदर्भ के अनुसार, संदर्भ के अनुसार व्याकरण का प्रासंगिक नियम बताना। जहां भी नियम है काट दीजिए 1 to 5 में। करके वास्तविक जीवन में संप्रेषण का सम्मान अभ्यास करने के लिए अवसर देना, यानी कि 16 का हमारा देखते हैं कौन होगा। आपका कह रहा है कि नियमों को रट कर तथा अभ्यास करके व्याकरण सिखाना, ये हमारा गलत है, इसीलिए हमारा 16 का डी सत्य है, क्योंकि नहीं पूछा गया है। सही पूछा गया रहता तो ये हमारा तीनों सत्य था, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। नहीं पूछने की वजह से रटकर नहीं सिखाते हैं, व्याकरण नहीं सिखाते हैं, इसलिए हमारा डी गलत है। अगला देते हैं 17, निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? क्या ध्वनि विज्ञान से संबंधित जागरूकता या प्रभावता पर, या दृश्य शब्दावली या प्रतिमान पहचान पर, या अर्थापन करना या भाषा की समझ पर, या शुद्धता या ध्वनि विज्ञान संबंधी समझ पर? किस पर होनी चाहिए? ये जो होना चाहिए अर्थापन, यानी अर्थ करना, ये भाषा की समझ पर होने चाहिए, बाकी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सत्य है 117 का। 118 चलते हैं। कह रहा है क्या 118 कि शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी यानी कि प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए, डैश कहलाता है। तो आईटी का गलत है, आईटीसी का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद सी का, इसका प्रयोग करना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी नहीं होता है, संप्रेषण प्रौद्योगिकी नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा, बी नंबर सत्य है। शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए, जिसका नाम है क्या, आईटीसी कहलाता है। शिक्षा समाज निर्माण की प्रक्रिया है, समाज की बदलती आवश्यकताओं के साथ ही निर्णय की इस प्रक्रिया में भी अपेक्षित परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, जिसमें आईसीटी की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए सूचनात्मक प्रौद्योगिकी तथा संप्रेषणात्मक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। अगला चलते हैं। 19 नंबर दे रहा है कि विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए उपयोगी की जाने वाली अश्रविक जो होता है ना, ये क्या कहलाता है, मार्गदर्शन को दर्शाता है, ठीक है। रूब्रिक्स के माध्यम से ये हमारा जो दर्शाता है। अगला कह रहा है क्या कि जांच सूची के माध्यम से, अनुसूचित या विस्तृत सूची के माध्यम से, या क्रम निर्धारित मापनी जो हमारा 1 to 5 में नहीं होता है। जांच सूची भी कोई परीक्षा भी नहीं लेने है और किसी तरह के विस्तृत सूचना भी प्रदान नहीं करना है। तो बच गया हमारा क्या 119 का ए नंबर जो रूब्रिक्स है। कह कि विद्यार्थी के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली जो होता है स्कोरिंग जो होता है मार्गदर्शन को रूब्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रूब्रिक्स कहते हैं। 19 का हमारा होगा ए। 20 देखते हैं और ये लास्ट प्रश्न होगा आज का। व्याकरण अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है, किस पर देती है अधिक बल? शुद्धता पर, प्रवाह पर, उपयुक्तता पर, उच्चारण पर। तो ये हमारा जो देती है शुद्धता पर देती है, ठीक है। और न प्रवाह पर देती है, न उच्चारण पर देती है, न उपयुक्तता पर। ऑप्शन नंबर ए सत्य है। धन्यवाद, थैंक्स। लाइक सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों का साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।